हमारे साथ शेर सिंह राणा जी हैं। अब मशहूर हैं कि कुख्यात हैं, ये आप डिसाइड करिए। मशहूर हैं कि आप कुख्यात हैं? देखिए, ये तो जो हमारे जवाब हैं उसको सुनकर जो आपके दर्शक हैं, जो जनता है, वो तय करेगी। तो आप अपने प्रश्न कीजिए और जो उसके उत्तर हैं, अगर वो उत्तर खुकार वाले मैसेज देते होंगे तो खुकार समझा जाएगा, और अगर वो न्याय वाले उत्तर होंगे तो वो न्यायप्रिय समझा जाएगा। एक महिला जो कि सांसद है, उसकी हत्या को कैसे हम न्याय मान सकते हैं? जी, अगर आप फूलन की हत्या की बात कर रहे हैं, जो मुझ पर आरोप लगा, तो मैंने हर जगह पर इस बात को डिनाई किया है कि मैं उनके हत्या में शामिल नहीं था। तो पुलिस ने सन 2001 में मुझ पर वो केस लगाया, उसका ट्रायल मैंने फेस किया। 12 लोगों को उसमें एक्यूज बनाया गया था। उस समय भी और आज भी मैंने हमेशा कहा कि इसकी सीबीआई से जांच की जानी चाहिए थी। और जो उनकी जो सगी बहन थी फूलन की, मुन्नी देवी जी, या फिर जो उनके जो पीए थे कालीचरण जी, उन्होंने कोर्ट में भी यही बताया कि शेर सिंह जो है वो हत्या करने वालों में शामिल नहीं थे। यानी आज आप डिनाई कर रहे हैं कि आपका कोई रोल नहीं है उस हत्याकांड में? मैंने आज नहीं, मैंने हमेशा इस बात को डिनाई किया है कि फूलन की हत्या में मुझे फंसाया गया। इसके अलावा अगर हम इस पे विस्तार से जो चर्चा करने का जो हमारा अधिकार है, क्योंकि जो ऑनरेबल हाई कोर्ट है उसमें ये केस आज भी पेंडिंग है, तो क्योंकि कोर्ट में केस पेंडिंग है न्यायपालिका में, तो भगवान का रूप होते हैं जज जो है, जब वो अपनी सीट पर बैठते हैं। तो देखिए, जो वो फैसला करेंगे वो तो लोकतांत्रिक देश है, तो वो मुझे हमेशा स्वीकार रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के जो 15.5 साल हैं, इस केस के कारण मुझे अपने जीवन के 15.5 साल जो है वो अपने परिवार से दूर रह के देने पड़े। मेरे फादर साहब का भी देहांत हुआ इस दौरान, उनका अंतिम संस्कार में भी मैं नहीं जा पाया, और 3 भाई थे हम, तीनों में से कोई नहीं जा पाया। तो बहुत कष्ट जो है, बहुत झंझट जो है इस केस के कारण मैंने झेले हैं जीवन के अंदर। और अभी भी मैं यही बोलता हूं कि अगर इसकी सीबीआई से जांच कराई जाएगी तो जो सत्यता होगी वो लोगों के सामने आएगी। लेकिन आपका जो सम्मान होता है, आपके समाज के लोग जो सम्मान करते हैं, तो इसीलिए अधिकतर सम्मान होते हैं कि आपको माना जाता है कि आपने बदला लिया था सांसद के ऊपर गोली चला के। देखिए, जो सम्मान समाज करता है या जो अन्य समाज के भी भाई बंधु करते हैं, उसका मुख्य कारण होता है कि जो सन 2004 में मैं दिल्ली की तिहाड़ जेल से जो फरार होकर बांग्लादेश, दुबई होते हुए जो अफ़गानिस्तान गया, और अफ़गानिस्तान से जो हमारे आखिरी भारतीय सम्राट थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो हम सबके ही महान पूर्वज थे। पूर्वज सभी के साझा होते हैं। ठीक बात है। तो सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी की जो वहाँ से मिट्टी और जो अन्य चीज़ें मैं वहाँ से लेकर आ पाया और लाकर उसको गंगा जी में मैंने विसर्जन किया, तो उसके कारण जो है समाज जो है वो सम्मान देता है। उसका मुख्य कारण ये है 90% लोग, 10% जो जिनकी आपने बात की है, ऐसे भी लोग उसमें शामिल हैं, 10% लोग। तो अब प्रॉब्लम यह है कि हम हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत जा के तो नहीं समझा सकते कि भाई इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इसके कारण आप अगर हमें आइडियल मानते हैं तो मत मानिए। अगर आपने हमसे प्रेम करना है, हमें आइडियल मानना है, तो आप जो राष्ट्रवादी विचारधारा के अगर आप हैं, तो राष्ट्रवादी काम के लिए ही आप हमें अपना प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। क्योंकि देखिए क्या है कि लोकतांत्रिक देश में किसी की जो हत्या है वो किसी भी रूप में ठीक तो ठहराई। यही सवाल मेरा है, फूलन देवी हत्याकांड को आप ठीक मानते हैं या नहीं मानते हैं? आपने तो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि उसमें आपका कोई रोल नहीं है। फूलन देवी की जो हत्या है, वही मैं आपसे बता रहा हूँ कि किसी भी व्यक्ति की जो हत्या है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, देखो हर समय अलग अलग तंत्र के हिसाब से देश चलता है। जब राजतंत्र था तो उसके अलग नियम कानून थे। आज देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान को बनाया हुआ है कि भाई देश जो है वो ऐसे ऐसे चलेगा। तो ये अगर हम कानूनी रूप से बात करें तो बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी की भी हत्या जो है वो गलत है। फिर होती है एक सामाजिक विचारधारा और एक समाज होता है।
तो फूलन के बारे में जैसे कि पहले मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन जब मैं जेल से छूट कर आया 2016 में, क्योंकि मुझ पर यह आरोप था, तो बहुत सारी जो मिथ्ये थे फूलन से रिगार्डिंग, क्योंकि फूलन जो है उनके बारे में 3-4 पॉइंट्स हैं जो कि जनरल लोगों में प्रचलित हैं। उनके लिए ये बोला जाता है कि उनकी छोटी उम्र में शादी हुई, जो उनके साथ जो प्रॉब्लम्स हैं, ये बोला जाता है कि छोटी उम्र में शादी सामाजिक हुई। अत्याचार उन पे हाँ, जो सामाजिक प्रॉब्लम्स हुई उनको, कि छोटी उम्र में शादी हुई। दूसरा ये बोला जाता है कि उनकी ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया गांव के लोगों द्वारा, गांव के दबंगों ने। तीसरा बोला जाता है कि डाकू उनको उठा कर ले गए। और चौथा उनके साथ बोला जाता है कि सामूहिक बलात्कार हुआ उनके साथ, और जिसका बदला लेने के लिए उन्होंने भेमई हत्याकांड किया। तो मैं जो है आपके दर्शकों को ये बिल्कुल जो सत्य है वो इसमें आपको बताता हूँ आज, कि देखिए उनकी छोटी उम्र में शादी हुई। तो पहली प्रश्न तो ये है कि अगर मैं आपसे पूछूंगा या मैं खुद से भी पूछूंगा और आपके दर्शकों से पूछूंगा, अगर आप पूछेंगे कि भाई आपके दादी जी की शादी या परदादी जी की शादी किस एज में हुई थी, कम में ही होती है, तो कम में ही हुई थी। तो ये बड़ी आम बात थी हमारे भारतीय कल्चर में कि 50 साल पहले बाल विवाह चलता था। हाँ, 14 साल में 12 साल में शादी हो जाती थी, फिर गौना हो जाता था थोड़े समय के बाद। तो ये कोई मतलब सामाजिक प्रताड़ना जो है सिर्फ फूलन के साथ नहीं हुई, ये तो एक कल्चर था हमारा, बिल्कुल ठीक बात है ना। लेकिन इसको ऐसे शो किया जाता है, फिल्म में ऐसे दिखाया गया कि भाई जैसे कि वो अजूबा हुआ हो, उन्हीं के साथ हुआ हो। कुरीति थी, चलती थी, हाँ, कुरीति थी, है ना। तो वो सभी के ऊपर थी। दूसरी बात ये बोली जाती है कि भाई उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया। आप कहीं से भी पता कर सकते हैं, आप खुद एक नामी यूट्यूबर हैं, उनकी जो जमीन पर कब्जा किया गया, वो नहीं जात नहीं, उनकी जो सगे चाचा के लड़के हैं मैयादीन, उनके साथ उनका लैंड डिस्प्यूट था, और उस लैंड डिस्प्यूट पर वो पहली बार जेल गई। और जो डाकू उनको लेकर गया वो था विक्रम मल्ला, जो कि फूलन का सगा रिश्तेदार था। तमाम फिल्म में भी दिखाया गया सब चीजें। हाँ, फिल्म तो एक अलग है। आप लल्लन टॉप पर जो मूला देवी हैं, जो कि फूलन की माता जी हैं, उनका इंटरव्यू भी देख सकते हैं। आप वहां जाके पड़ताल भी कर सकते हैं। विक्रम मल्ला इनका सगा रिलेटिव था, और वो इनको इनके घर से लेकर गया कि मैं इससे शादी करूंगा और ये मेरी है। जब वो डाकू गिरोह में चली गई तो उनका फिर डाकू वाला जीवन स्टार्ट हो गया। फिर क्या हुआ कि उस डाकू गिरोह में आपस में फूट पड़ गई। इनका जो गैंग लीडर था उस समय वो था बाबू गुज्जर। बाबू गुज्जर ने फूलन के साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। हाँ, जब गलत हरकत करने की कोशिश की तो विक्रम मल्ला ने उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के एवज में गैंग जो है वो दो उसमें डिवाइड हो गया। एक तरफ ये श्रीराम लालाराम हो गए जो कि ठाकुर थे, इनके गैंग में कुसुमा नाइन थी, और दूसरी तरफ जो है विक्रम मल्ला, जिनकी भी हाल ही मौत हो गई कुसुमा नाइन की। बिल्कुल, कुसुमा नाइन की, जिनकी अभी हाल ही में मौत हुई है 1 महीना पहले। तो क्या हुआ कि जब बाबू गुजर को मार दिया तो गैंग जब डिवाइड हो गया 2 हिस्सों में, तो ये हुआ कि भाई एक महिला के लिए विक्रम मल्ला ने क्यों मार दिया अपने गैंग लीडर को। तो श्रीराम लालाराम ने जो है फूलन को, विक्रम मल्ला को, इन लोगों को पकड़ लिया। जब पकड़ लिया तो विक्रम मल्ला को मार दिया कि भाई बाबू गुजर की हत्या के बदला लेने के लिए हमने राइवल खत्म कर दिया। हाँ, और फूलन के साथ जो है कुसुमा जो नाइन थी, उन्होंने उसके कपड़े वगैरह फाड़ दिए और बदतमीजी वगैरह की। ये बहुत ही गलत है। अगर मान लीजिए श्रीराम लालाराम ने या उनके गैंग के लोगों ने फूलन के साथ रेप किया, कोई बदतमीजी करी, वो बिल्कुल गलत है। शेर सिंह राणा या दुनिया में कोई भी इतना घटिया नीच आदमी नहीं है कि अगर किसी महिला के साथ बलात्कार हुआ है, गलत हुआ है, तो उसको किसी भी कारण से, चाहे कुछ भी कारण रहा हो, तो उसको ये बोल दे कि नहीं ठीक है, या जायज ठहराने की कोशिश करे। तो ये आपके सर तो नहीं, तो ये गलत हुआ। लेकिन ये सब किसने किया? आपस डाकू गिरोह ने किया, एक दूसरे के साथ, और ये किया है जंगल में। ये भेमई गांव में नहीं हुआ, ये जंगल में हुआ, बिहड़ में। अब जब ये हो गया तो गैंग, विक्रम मल्ला मर गया और फूलन ने एक अलग गैंग बनाना शुरू कर दिया, और जो श्रीराम लालाराम के जो एंटी गैंग था मुस्तकीम, उसको अपने साथ ले लिया। अपने साथ लेकर वो विक्रम मल्ला की हत्या का बदला लेने के लिए इनको ढूंढने लगी। इनको एक दिन पता चला कि भाई भेमई के अंदर जो है वो ये गैंग के लोग आए हुए हैं।
तो जब ये पता चला तो वो अपने गैंग के साथ वहाँ गई और वो लोग वहाँ पे नहीं मिले इनको। तो इन्होंने गांव के जो बेगुनाह लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, उनको इकट्ठा करा और उनको एक लाइन में खड़ा करके सबको मार दिया। तो सबसे पहला जो झूठ 45 साल में मीडिया के द्वारा प्रचारित है। बहमई में रेप जैसा कोई कांड नहीं हुआ था फूलन जी के साथ? मैं वही आपसे बता रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से अनिल जी को भी और हमारे जितने भी दर्शक हैं सबको मेरा ये चैलेंज है कि 2 बातें फूलन के साथ चलती हैं कि फूलन ने अपने अत्याचार के लिए जो है भेमई में अपने बलात्कारियों को, डाकुओं को मार दिया। अगर आप ये साबित कर दें कि मरने वालों में कोई डाकू था या फूलन से उनका कभी भी जीवन में कोई वास्ता था, तो मैं शेर सिंह राणा आपको या आपके किसी भी दर्शक को 1 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। अगर आप ये साबित कर दें कि ये बात चलती है कि फूलन ने बदला लेने के लिए 22 ठाकुरों को लाइन में लगा के मार दिया, अगर आप ये साबित कर दें कि मरने वाले सभी के सभी ठाकुर थे, तो भी मैं आपको 1 करोड़ रुपए दूंगा। मरने वालों में दलित भी थे, मरने वालों में पिछड़े भी थे, मरने वालों में मुसलमान भी थे। और बाकायदा मेरे पास ये कागज है, आप चाहें तो ये पेपर्स मेरे पास हैं, जिससे कि हर चीज बिल्कुल आपको पानी की तरह क्लियर हो जाए। तो मरने वालों के नाम है ये? देखिए, ये मरने वालों के नाम हैं और ये आप आखिरी के 3 नाम पढ़ दीजिए एक बार। लाल खान, धनीराम, राम अवतार, तुलसीराम, नजीर खान। तो नजीर खान तो नाम से ही आपको पता चल गया। लेकिन ये तो 3 है, 21 में से 18 तो सिंह साहब लोग हैं। हाँ, देखिए मैं तो कह रहा हूँ कि 20 लोग हैं, क्योंकि गांव तो ठाकुर में बहुल्य ही था। लेकिन ये जो मरे हैं ये भी तो कोई डाकू नहीं है। ये उन्होंने कहा था कि गांव, उनका जो कहना था, उनकी जीवनी हमने सबने पढ़ी या देखी है। उनका ये कहना था उस गांव में उनके साथ जाति विशेष के लोगों ने अत्याचार किया था और उनके साथ एक खौफनाक शर्मनाक घटना अंजाम दी थी, जिसका उन्होंने बदला लिया था। ऐसे उनकी तमाम जीवनी और फिल्में भी लेकिन उपलब्ध है। नहीं, देखिए फिल्म का तो आपको पता है कि वो तो किस तरह से बनाई जाती हैं, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताया। उन्होंने अपनी जीवनी बताई, उनकी जीवनी पे नहीं, देखिए उनके जीवनी में भी कहीं पर नहीं लिखा है कि भेमई गांव के साथ उनके साथ कोई बलात्कार हुआ या गलत हुआ। उनके साथ जो गलत हुआ है वो हुआ है बीहड़ में। भेमई का, गांव के लोगों का या भेमई वालों का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको अभी सारे पेपर दिखा देता हूँ। मेरे पास फूलन देवी हत्या का, भेमई हत्याकांड का मेरे पास जजमेंट है। आपके ऊपर ठीकरा कैसे फूट गया फिर? शेर सिंह राणा कैसे? मैं बस ये वाले टॉपिक को कंप्लीट कर दूं। ये जजमेंट है, ये भेमई कांड का जजमेंट है। आप चाहें तो इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकलवा सकते हैं। तो आपको क्या कहते हैं, इसके लिए सजा भी हो चुकी है शायद लोअर कोर्ट से? नहीं, मैं आपको हर बात का उत्तर दूंगा, जवाब दूंगा। पहले मैं चाह रहा हूँ कि जिस टॉपिक पे हम हैं इसको कंप्लीट कर लें। ये भेमई हत्याकांड का जजमेंट है, ठीक है। ये आप चाहें तो मैं इसकी कॉपी आपको दे दूंगा अभी। आप ये देखिए, आप ये 31 पेज है, इसको आप एक बार जो मैंने हाईलाइट किया इसको आप पढ़ दीजिए बस। हिम्मत सिंह, हुकुम सिंह, हरिदेव सिंह 3 बाहरी लोग थे। उस समय गांव में राजमिस्त्री का काम कर रहे थे। इसमें एक मुसलमान, एक काछी, एक धानुक था। देखिए, मुसलमान था, एक काछी होते हैं जो मौर्य लिखते हैं, सैनी हमारे यहाँ सैनी भाई लिखते हैं, धानुक वो जो एससी समाज से था। और जो फूलन के जो तीसरे पति हैं उनका नाम है मानसिंह यादव। ये 3rd पति उनके, ये उनके तीसरे पति हैं। और उमेश सिंह चौथे थे। उमेश सिंह चौथे थे, ठीक है। अब ये है जजमेंट, ये आपको इसकी FIR नंबर लिख लीजिएगा, 500 रुपये भी नहीं लगेंगे। ये आपको जो कानपुर देहात की कोर्ट है वहाँ से मिल जाएगा। ये आप हमारे जो दलित भाई हैं, जो पिछड़े भाई हैं, जो मुस्लिम भाई हैं, जो उनके परिवार के जो लोग शहीद हुए हैं उसमें भेमई कांड में, उन लोगों ने अपने अपने आयोग में एप्लीकेशन दिया। ये देखिए, सेवा में श्रीमान अधीक्षक अल्पसंख्यक आयोग। अब कोई ठाकुर तो अल्पसंख्यक आयोग में जाएगा नहीं, ठीक बात है, ठीक है। ये नजीर खान के लड़का है वसीम अहमद। ये दूसरा जो है ये दिया है आपका श्रीमान पिछड़ा वर्ग आयोग। तो ठाकुर तो पिछड़ा वर्ग आयोग में जाएगा नहीं, सरनाम, ठीक है जी। ये दिया है तीसरा श्रीमान अधीक्षक निदेशक अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में, ठीक है जी। ये उनके 3 लड़कों ने दिया है, राजेंद्र कुमार, रमेश चंद्र और ओम प्रकाश और राजू, 4 लड़के हैं उनके। तो अब इन्होंने ही, अब ये तो बिल्कुल डाउट नहीं रहा कि भाई मरने वालों में दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, मुस्लिम भी हैं, इसके लिए तो कोई डाउट नहीं रहा। अब
ये आपके पास जजमेंट हो गया। आपने कहा कि भाई छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। ये देखिए अब आप, ये मुन्नी देवी है जो कि ठाकुर है। इसका पति जो है उस समय 16 साल का था जब ये इनका भी गौना नहीं हुआ था, वो फूलन ने मार दिया। जब मार दिया भेमई कांड में, तो ये जो मुन्नी देवी है ये आज भी भेमई गांव में अपने विधवा के रूप में उस पति के नाम लेके गांव में रह रही है जिसका इसने कभी शक्ल नहीं देखी। आप न्याय प्रिय व्यक्ति के रूप में ये डिसाइड कीजिए कि फूलन के साथ जो भी पूरे जीवन में हुआ और इस महिला के साथ जिसने अपने पति की शक्ल नहीं देखी थी, बच्चों की शादी हो गई 11-12 साल में इसकी, और पति मर गया और इसके घर वालों ने भेमई ला के इसको छोड़ दिया। आज भी 45 साल से उस गांव में ये तो ठीक, आपने अपना पक्ष बता दिया, लेकिन तो उन्होंने भी तो बताया ना उनके साथ क्या हुआ, तो क्या उनकी बात हम ना माने? नहीं, देखिए जो बात सत्य होगी, उन्होंने 3-4 बात बताई ना। उन्होंने कहा मेरी छोटी उम्र में शादी हो गई, तो वो तो सबकी हुई ना, वो तो उस समय होती तो थी। वो हाँ, तो उन्होंने यही तो बताया। उन्होंने कहा मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया, तो कब्जा तो उनके चाचा ने किया ना। उनके जीवन का जो सबसे खराब चैप्टर खराब है कि भाई उनके साथ को माना जाता है। भेमई को नहीं, उनके साथ खराब चैप्टर है कि उनके साथ रेप हुआ, लेकिन उसमें भेमई की क्या गलती है? आप एक बात सुनिए, मान लीजिए हम यहाँ पे नोएडा में है, ये 4 मंजिल की बिल्डिंग है, 4 फ्लोर पे जो व्यक्ति रहता है उसने जाके किसी दूसरे सेक्टर में जाके किसी लड़की से बदतमीजी कर दी और लड़की के घर वाले आए और पूरी बिल्डिंग में आग लगा दें, तो आप मुझे बताइए कि परेशान उनको किया जो 4 नंबर फ्लोर पे था, लेकिन आग लगा दी उन्होंने पूरी बिल्डिंग में, तो ये तो अन्याय है ना। अगर श्री राम लाला राम ने कुसुमा नाइन, उन्होंने फिर उसकी सजा तो काट ली थी ना, और सरकार ने उनको न्याय के आधार पर ही बरी किया था, फिर छोड़ा था। नहीं, कुसुमा नाइन ने, श्री राम लाला राम ने जो उनके साथ गलत किया, उसके उनकी गलती का जो वो है, वो जो 20 निर्दोष लोगों को मारा वो तो गलत है ना। देखो जो गलत है, एक न्याय किसी की हत्या तो किसी जस्टिफाई कर ही नहीं सकते ना। नहीं, हम चलो जस्टिफाई कर देते अगर वो लोग रेपिस्ट होते, वो लोग जो है, कोई किसी को इंसान तो सजा दे ही नहीं सकता किसी दूसरे इंसान को। नहीं, तो मैं भाई ये सीता नाम की बच्ची थी, इसको फूलन ने पटक दिया था उसकी अपनी माँ की गोद से। अच्छा, जो इसको भी आप पढ़ लीजिए, देखिए ये फूलन ने बाकायदा जेल, ग्वालियर जेल को एक वो दिया था एफिडेविट, द रीजन शी वॉज गिवन अ सेपरेट सेल। फूलन और जो मान सिंह यादव जो मैंने आपसे बताया, उनके थर्ड पति 9 अप्रैल 1985 को सेज दैट शी गॉट मैरिड टू डाकू मान सिंह, हैविंग हैड अ गंधर्व विवाह। द टू वर अलाउड टू लिव टुगेदर फॉर ऑलमोस्ट 2 years till Phulan was shifted to a separate quarter, after which she could meet him for 2 hours every day in the presence of the jail warden। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 9 अप्रैल को उन्होंने 1985 में एफिडेविट दिया। अब आप दूसरी बात सुन लीजिए कि फूलन को जब जरूरत पड़ी तो मान सिंह यादव ने उनके साथ मिलके जो है हत्याकांड किया भेमई का। जब फूलन को जरूरत पड़ी कि मेरा बच्चा हो, तब ग्वालियर जेल में उसके साथ गंधर्व विवाह करके 2 साल सेल में साथ में रही। और जब दोनों छूट गए और नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने जब फूलन को टिकट देकर सांसद बना दिया, तो मान सिंह यादव को छोड़कर जब दिल्ली आ गई तो यहाँ पर उमेद सिंह से शादी कर ली कि भाई ये तो मेरी बिरादरी का है। तो तब जो है उसको मान सिंह यादव को क्यों छोड़ दिया? मान सिंह यादव आज भी जिंदा है, भेमई कांड के अंदर आज भी जो है फरार है। ये जजमेंट है, इस जजमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि क्योंकि के वो कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं, इसलिए हम उनको एब्सकॉन घोषित करते हैं। उनका जो है वारंट इशू कर दिया और उनको फाइल साइड में कर दी, है ना। और जो भेमई कांड का जो रीजन है वो भी इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि भाई रीजन जो है वो इसलिए है कि ये जो बताया इसने कि गांव वाले जो है, आपने क्लियर कर दिया कि उसमें उस पूरी स्टोरी में आपका कोई रोल नहीं है। तो अच्छा, ये चलिए, तो आपकी बात होगी, आपने क्लियर कर दी। जब क्लियर कर दी तो अब क्या पूछना, तो बाकी कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट डिसाइड करेगी। अभी एक लास्ट सवाल खत्म करते हैं, आपको भी जानना है जी। ये रामजी लाल सुमन का जो मैटर चल रहा है राणा सांगा पर, जिस तरह से उन्होंने संसद में बोला है कि उन्होंने बाबर को इन्वाइट किया था और हर मुसलमान को जैसे बाबर की औलाद बोला जाता है, तो क्या ये गलत है? तो उसी तरह से राणा सांगा पर जो उन्होंने टिप्पणी करी कि उन्होंने बाबर को बुलाया, तो ये भी गद्दारी थी। क्या आपका मानना है इस पर? बड़ा बवाल मचाया हुआ करनी सेना आजकल। जी देखिए, क्या है कि जो रामजी लाल सुमन जी हैं,
उन्होंने जो पार्लियामेंट में बयान दिया उसमें ऐसा महसूस होता है कि उनका मकसद जाति द्वेष पैदा करना था। इस देश का दुर्भाग्य है कि हर राजनीतिक पार्टी यहाँ पर जाति या धर्म का कार्ड खेलती है। राज्यसभा बनाई इसलिए गई थी या बनाई इसलिए गई है कि वहाँ पर देश कैसे तरक्की करे इस पे चर्चा हो, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वहाँ पर जाति और धर्म को लेकर सिर्फ लड़ाई झगड़ा कराने का प्रयास है। अब रामजी लाल सुमन जी ने जो महाराणा सांगा जी को लेकर जो बयान दिया वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो गलत है। और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि महाराणा सांगा जो है वो राजपूत थे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए गलत बोलेगा, राम मनोहर लोहिया जी के लिए गलत बोलेगा या काशीराम साहब के लिए अलग गलत बोलेगा तो वो भी मैं उसको भी खराब। लेकिन ये तो ऐतिहासिक तथ्य तो हम अपनी सुविधा अनुसार तो इतिहास को एक्सचेंज नहीं कर सकते ना। जो फैक्ट है वो तो मानना ही पड़ेगा। उन्होंने बाबर को बुलाया था, बाबरनामा में लिखा हुआ है। तो बाबरनामा एक विरोधी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। इसके अलावा इतिहास को दूसरे लोगों ने भी अपने मतलब अपने उस समय के अनुसार, उस समय तो राजा बुलाते थे, फिर मोहम्मद गौरी को जयचंद ने बुलाया ही था। नहीं मैं बताता हूँ। देखिए मैं वही आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको दोनों बात क्लियर करता हूँ। देखिए पहली बात तो रामजी लाल सुमन जी ने या आपने भी क्या बोला कि बाबर को उन्होंने इसलिए बुलाया कि भाई ये इब्राहिम लोदी से ये लड़ेगा और जब ये दोनों लड़के इनमें से कोई कमजोर मतलब एक हार जाएगा तो उसको दूसरे को मैं निपटा दूंगा और जो है यहाँ पर हमारा राज हो जाएगा। यही बात है ना। मतलब आपने रीजन ये बताया और इसका स्रोत बताया आपने बाबरनामा। पहली बात तो ऑफ इंडिया में भी लिखा हुआ है। पहली बात तो ये है कि ये जो है देखिए ये गद्दारी की श्रेणी में नहीं आएगा। ये अगर ऐसे के ऐसे ही है तो ये आएगा स्ट्रेटेजी के श्रेणी में, रणनीति के श्रेणी में। आप एक अगर आप इस देश के नागरिक हैं, इस देश के नागरिक हैं, आप एक राजा हैं, आप अपनी प्रजा के लिए अच्छा सोचते हैं, तो महाराणा सांगा जी ने अगर ऐसा किया भी है, अगर मैं रामजी लाल सुमन जी की बात मान भी लूं तो भी आप उनको गद्दार मत बोलो, आप उनको एक स्ट्रेटेजिकल राजा बोलो, है ना। अगर ऐसा मान भी कांटे से कांटा निकालने के लिए प्रयास किया कि भाई दूसरे को हम हरा के इसको अपने देश को दोबारा से काबू कर लेंगे। लेकिन दूसरी बात यह है कि ऐसा असत्य है, अगर उसको सत्य भी मान ले तब भी गद्दार नहीं हुए। तो कूटनीति होती है, तो कूटनीति में चलता है तब। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर उसको हम मान भी लें तो भी आप उसको गद्दार नहीं बोलोगे, उसको कूटनीति की श्रेणी में आएगा। लेकिन वो सत्य भी नहीं है, ये भी हमें स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये डिसाइड करना है कि जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री क्या है, वो 4-5 लोगों के द्वारा लिखी जाती है, एक ही समय की हिस्ट्री। मान लीजिए मेरी हिस्ट्री लिखी जाए तो वो एक लिखेगा जो मेरा व्यक्ति होगा, एक लिखेगा जो फूलन से रिलेटेड व्यक्ति होगा, एक लिखेगा न्यूट्रल जो व्यक्ति होगा। तो जो फूलन से रिलेटेड व्यक्ति होगा वो उसी की बात मानेगा, मुझसे रिलेटेड व्यक्ति होगा वो मेरे बात को मानेगा, है ना। तो हम जो भारतीय लोग हैं, हमें जो हिस्ट्री पढ़नी है वो पढ़नी है जो हमारे पक्ष के लोगों ने लिखी है। ये नहीं है कि भाई बाबरनामा हमारा विरोधी है, बाबर तो हमारा विरोधी है ना। वो तो हो सकता है कि वो तो अपने पक्ष की बात लिखेगा, उसमें झूठ भी डाल सकता है ना। तो हमारे को एज ए इंडियन, क्योंकि हमारे लिए तो हमारा दुश्मन जो है वो उल्टी सीधी बात लिखेगा। तो ये बात है। तो रामजी लाल सुमन भारतीय नागरिक हैं, तो उनको अपने जो भारत के जो गौरवशाली लोग रहे हैं उनके पक्ष में ही बात रखनी चाहिए। देखिए जो बाबर है या जो औरंगजेब है वो भारतीय नहीं थे, ये तो स्पष्ट है। जो भारतीय मुसलमान भाई हैं हमारे, वो लोग हमारे भाई हैं जो मुसलमान भाई हैं, लेकिन वो इसलिए हैं कि उनकी 10 पीढ़ी 5 पीढ़ी, कोई रामजी लाल जी थे, कोई शेर सिंह था, यहीं से कन्वर्ट होके सब। तो हाँ, हो सकता है उनके पूर्वज जो है खुद औरंगजेब से लड़े हो, उनकी सेना से। हो सकता है किसी आपके कोई पूर्वज जो है वो जो है बाबर के सेना से लड़े। महाराणा सांगा की सेना में कितने मुसलमान थे? हाँ, है ना। तो वो जो हमारे ही पूर्वज हैं वो तो, लेकिन ये लोग तो स्पष्ट है कि भाई ये अफगानिस्तान से या ईरान से ये लोग आए हैं, तो इनसे भारतीय लोगों का क्या अटैचमेंट। मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, जब मैं अफगानिस्तान गया पृथ्वीराज चौहान जी की मिट्टी लेने के लिए, तो जो मोहम्मद गौरी है उसकी जो कब्र है वो ज्यादा संभाल के नहीं रखी गई है, मतलब ज्यादा सुंदर नहीं है।
तो जब मैं गजनी आया, गजनी वहां से मात्र 30 किलोमीटर दूर है काबुल से। नहीं, ये इसकी कब्र से। अच्छा, मोहम्मद गौरी और जो पृथ्वीराज चौहान और जो चंद्रबरदाई जी की कब्र पे मैं जो गया था, वहां से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर है। और गजनी में जो कब्र है वो है महमूद गजनवी की, जो सोमनाथ टेम्पल लूटता था। तो महमूद गजनवी की जो कब्र है वो तो बहुत ही आलीशान है, और जो मोहम्मद गौरी की जो कब्र है वो बिल्कुल ही जो है 3rd क्लास कंडीशन में। तो मैंने जो है ये पूछा उनसे कि भाई ऐसा क्यों है कि महमूद गजनवी की इतनी बढ़िया है और उसकी बेकार सी है। तो उसने मुझे बताया कि महमूद गजनवी गजनी का बाशिंदा था, वहीं का ही था। और ये जो मोहम्मद गौरी है ये आए थे ईरान से। अच्छा। और ईरान से आके इन्होंने पहले पूरे गजनी में आग लगाई, उस पर कब्जा किया, और फिर ये आगे इंडिया की तरफ जो है अपना अफगानिस्तान को भी लूटा, फिर भारत को लूटा। हाँ, तो इन्होंने अफगानिस्तान को लूटा, फिर आगे अपना राज्य बढ़ाते बढ़ाते जो है यहाँ तक आ गए। तो आप सोचो कि जो वो तो मुसलमान है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि वो दूसरे विदेशी था, उसको उन्होंने वहां पर कोई बहुत इज्जत से नहीं रखा हुआ, लुटेरा ही मानते है ना। तो जब आप सोचो मुस्लिम जो है उसको इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर हम यहाँ पे बाबर को या औरंगजेब को इज्जत दें तो वो हमारी मूर्खता है। ये है बात। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल खत्म करते हैं, आपको जाना भी है। जी। आप उत्तराखंड से आते हैं, आपके राज्य में 2 बड़े चर्चित नेता हैं, उमेश कुमार जो कि इंडिपेंडेंट विधायक हैं और चैंपियन जी भी हैं। जी। उन दोनों के बारे में क्या राय है आपकी, किस तरह से उनकी पॉलिटिक्स को देखते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि वो जैसे टॉम एंड जेरी नहीं होते तो वो टॉम एंड जेरी का एक जो है रूप है दोनों। टॉम कौन है, जेरी कौन है? बस ये तो अब पब्लिक डिसाइड करेगी। बट वो टॉम जेरी हैं, वो उनको ये एक वो इनके ऊपर तो गाना बनना चाहिए कि भाई तू मुझे सुना मैं तुझे सुनाऊं। हाँ, अपनी कहानियां। हाँ, अपनी प्रेम तो वो करते नहीं है, दूसरी कहानियां सुनाते हैं। कार्टून नेटवर्क मानते हैं आप? नहीं, देखिए क्या है, वो एक जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधियों में सीरियसनेस होना चाहिए, और जिस तरीके से उनकी आपस में जो सोशल मीडिया पे वो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो आप सोचिए उत्तराखंड जो कि इतना शांत प्रदेश है, इतना अच्छा प्रदेश है, उसकी क्या छवि बनती होगी। अब आप यहाँ नोएडा में बैठे हैं, पूरे देश में अपना ये चलाते हैं, तो आप बताइए आपने पूरे उत्तराखंड में सिर्फ उन दोनों को क्यों चिन्हित किया? इसीलिए चिन्हित किया क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड की इमेज को जो है दोनों ने जो है वो खराब की तरफ लेकर गए, दाग लगाया है। दाग, इसको दाग ही है। और अभी आपने देखा कि जैसे उन्होंने आपस में हथियार लड़ाए, आपस में सड़क पे बड़ा प्रदर्शन किया, हाँ, तो उससे उत्तराखंड का जो नाम है वो खराब ही हुआ है। और मेरे ख्याल में जनप्रतिनिधियों को बहुत ही संयम होना चाहिए। लोगों के ने चुना है तो अपना काम करें भाई, जो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनको जिम्मेदारी दी हुई है, तो उनके लिए तो मैं यही कहूँगा। और मुझे लगता है कि भविष्य में जनता उनको दोनों को ही मुझे लगता है कि शायद मौका ना दे, जिस तरह से उन्होंने अपना जो काम वो दिखा रहे हैं। कि मनी पावर और मसल्स पावर तो बहुत घमंड हो गया क्या दोनों को? देखिए, वो तो देखने से महसूस होता है, उनके वीडियो देखने से, उनके बातचीत करने के तरीके से एकदम स्पष्ट होता है कि घमंड जो है वो सर के ऊपर से भी ऊपर जो है बढ़ चढ़ के बोल रहा है। उमेश कुमार और चैंपियन, इन दोनों में से ज्यादा भला कौन है? ज्यादा भला कौन है? हाँ। मतलब किस सेंस में भला? मतलब भला नेता, भला इंसान, बेहतर व्यक्ति, मतलब सभ्य है। देखिए, मैं जो मेरा मानना है वो ये है कि जो चैंपियन है वो बड़बोले हो सकते हैं, लेकिन दिल के वो अच्छे व्यक्ति हैं। जो मुझे ऐसा लगता है, होता है ना बच्चों जैसा दिल होता है, मतलब दिल के अच्छे, हाँ, मतलब दिल के अच्छे व्यक्ति हैं। जैसे उनकी बातचीत से मुझे महसूस दिल से बुरे होता नहीं है। हाँ, बल्कि वो जिस स्कूल में मैं पढ़ा हूँ, चैंपियन जी भी उसी स्कूल में पढ़े हैं, सेंट गैब्रियल्स एकेडमी में, तो हमारे सीनियर थे वो। तो वो बातचीत से ऐसा लगता है कि दिल के अच्छे और साफ व्यक्ति हैं, बड़बोले हैं। लेकिन जो उमेश कुमार जी हैं, वो चेहरे से, बातचीत से ऐसा लगता है कि वो एक कनिंग पर्सन है, मतलब चालाक और कनिंग जो होते हैं। धूर्त बोलते हैं हिंदी में। बस वो तो आप शब्द यूज करें, मैं अपने होता है, मतलब आप अब मुझे नहीं पता इसका हिंदी में क्या मतलब होता है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो कनिंग है, यूज एंड थ्रो वाले
नेचर के व्यक्ति हैं, है ना। तो दोनों का मुझे तो ये अंतर दिखता है। तो शेर सिंह जी, बहुत बहुत बातचीत करने के बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं शेर सिंह जी की इन तमाम बातों के बारे में? उन्होंने जो कुछ बताया और जिस तरह से उन्होंने डिनाई किया कि फूलन देवी हत्याकांड में उनका कोई रोल नहीं है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।